अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना महामारी के चलते फैली बीमारी, बढ़ती मौत, संसाधनों के अभाव और लापरवाही के साथ ही लोगों की नासमझी की वजह से भी हुई है। किसी भी नई दवाई या फिर उपकरण का बगैर सोचे समझे इस्तेमाल जानलेवा और घातक भी साबित हो सकता है। मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर कोरोना मरीजों की बढ़ती निर्भरता को वैज्ञानिक अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। वाराणसी के IIT BHU के सिरामिक इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को है जो बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज हैं। सामान्य लोगों के लिए 22% ही फेफड़ों में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वास्तविक रूप से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत सामान्य जगहों पर नहीं है। अगर कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़े कोरोना वार्ड्स में लगाए भी जाएं, जहां काफ़ी संख्या में मरीज हो तो भी वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर निकालना चाहिए। घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के उपयोग के बारे में बताया कि इसके इस्तेमाल से घर के एक हिस्से में ऑक्सीजन पर्याप्त तो दूसरे हिस्से में कम हो जाएगी, जिसके चलते परिवार के अन्य सदस्यों को कम ऑक्सीजन ही मिल पाएगा। इस तरह से अगर आप घर में हाई ऑक्सीजन एरिया से लो ऑक्सीजन एरिया में आते जाते हैं तो आपके फेफड़ों को दुगना दबाव झेलना पड़ेगा। यह दोहरा दबाव आने वाले वक्त में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए घरों में कभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा किया भी जा रहा है तो उसका एग्जॉस्ट काफ़ी ऊंचाई पर निकालना चाहिए ताकि आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की कमी न हो पाए। सर, जिस तरह से अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निर्भरता बढ़ती चली जा रही है, लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, तो क्या ये भी हार्मफुल है? अगर आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत सिर्फ उसी को है जो कि काफ़ी सीरियस पेशेंट है। नॉर्मल लोगों के लिए हमारा जो फेफड़ा डिजाइन है या जो नेचर ने डिज़ाइन किया है वो सिर्फ 22% ऑक्सीजन के लिए डिज़ाइन किया है। हमारे पास पर्याप्त एडजॉर्प्शन साइट्स हैं फेफड़े के अंदर कि 22% ऑक्सीजन पर ही हम नेचुरली रह सकते हैं। तो वास्तविक रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कोई भी ज़रूरत सामान्य जगहों पर नहीं है। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए भी जाते हैं, जैसे जहाँ बड़े बड़े कोरोना वार्ड्स हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग कम एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक क्लोज इन्वायरमेंट में लगाया जा सकता है, लेकिन उसका एग्जॉस्ट श्योरली बहुत ही ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। वरना अगर आप समझिए कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एक हिस्सा हो गया और आपने घर के दरवाजे पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिया, तो घर के एक हिस्से में तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आपके घर परिवार के अन्य सदस्यों को अब कम ऑक्सीजन मिलेगी या आप भी हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहेंगे। तो अगर आप हाई ऑक्सीजन रिच एरिया से लो ऑक्सीजन एरिया के रूप में माइग्रेट करते हैं तो आपके फेफड़े को एक डबल दबाव झेलना पड़ेगा। ये जो दोहरा दबाव है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि RO का पानी पीने से आज इसकी घुटने के दर्द होने सबकी समस्याएं बढ़ी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ी है। तो ये तो बहुत स्लो था, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रॉब्लम बहुत तेजी से आपकी फेफड़ों के प्रॉब्लम को एग्रीगेट करेगा या बढ़ाएगा। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को घरों में बिल्कुल ना उपयोग किया जाए। अगर किया भी जाए तो क्लोज्ड इन्वायरमेंट के घरों में अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया जाता है तो उनका एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर हवा में छोड़ा जाना चाहिए ताकि आसपास के एरिया में ऑक्सीजन का कोई कमी न हो। कोई भी मोमेंटरली शॉक पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी के कारण न लगे, वरना ये दोहरा शॉक आपके फेफड़ों की लाइफ को काफ़ी कम कर देगा। इसकी जगह और क्या इस्तेमाल किया सकता है? अगर आप पहले तो हिंदुस्तान के घरों या किसी की भी घर में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो वो घर ठीक नहीं है, तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि आप खुली हवा में कुछ देर जरूर टहरें। आपको सुबह की मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट के लिए, और इवन धूप लगना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी और वो आपके टॉक्सिक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, तो नेचुरली आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप लगातार 24 घंटे घर के अंदर पैक्ड हैं और सूर्य की रोशनी आपको नहीं मिल रही है, आप खुली हवा में नहीं जा रहे हैं,
तो आप प्रोन हैं कि आप मेंटल डिप्रेशन में जाएंगे और आपको लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण होने वाली सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेबुलाइजर और स्टीम। नेबुलाइजर और स्टीम का प्रयोग बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जो स्टीम आपके शरीर में जाएगी और आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी, वो आपके जो पूरा नाक से लेकर के फेफड़े का रास्ता है उसको साफ रखेगी। तो एयर ज़्यादा आराम से आपकी नाकों तक पहुंचेगा और आपके फेफड़े में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकेगा। और अगर नेबुलाइजर में ही आप भाप में नींबू का रस का उपयोग करते हैं तो ये और फायदेमंद होगा, क्योंकि जो नींबू की रस में है सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड प्रोटीन के साथ बॉन्ड कर सकता है। तो जो कफ है आपके शरीर में फेफड़ों में जमा, उस कफ के साथ भी डिजॉल्व हो सकता है और सिट्रिक एसिड वाटर सॉल्युबल भी होता है। तो ये जो भी कुछ रुकावट या कफ जमा है आपके शरीर में, उसको भी भाप के जरिए आपके शरीर से बाहर निकाल देगा और आपकी रनिंग नोज हो जाएगी। तो आपके कफ बाहर निकलते रहेंगे तो आपके फेफड़े पर्याप्त रूप से खुले और शुद्ध रहेंगे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो भाप का प्रयोग आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कई गुना ज़्यादा उपयोगी होगा। Concluded that methanol metabolism along with cell lysis toward the end of fermentation contribute to increased proteolytic activity. प्रोटोलिटिक एक्टिविटी वही है जैसे कि दूध से दही बनता है या प्रोटीन का पानी निकल जाना, द्रव का निकल जाना, तो उसके बाद प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और यही पेप्टाइड्स ग्रो करके फंगस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोटोलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि प्रोटीन से वाटर निकलता है और वही वाटर एक जो जरूरी चीज इग्नाइट करती है वो होता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स एक तरह से आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन नहीं वाटर को अलग करते हैं। और स्टेरॉइड्स का मेजर काम होता है आपका इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस को कम करना, या कहीं पर आपके अगर सूजन हो गई है, जलन हो गई, उसको कम करते हैं। तो सूजन कैसे कम करते हैं, वो वहाँ से वाटर निकाल देते हैं। तो अगर स्टेरॉइड्स की हैवी डोज, तो प्रोटोलिसिस की जो प्रक्रिया है ये प्रोटीन से हाइड्रोजन का वाटर का अलग होने की प्रक्रिया है या प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस है। दूध में जो प्रोटीन होता है जब उसकी हाइड्रोलिसिस होता है इसको बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि मिथेनॉल भी एक तरह का केमिकल है जो हाइड्रोलिसिस को बढ़ावा देता है। जो हमारे स्टेरॉइड्स हैं जिनका काम ही है शरीर के अंदर सूजन को खत्म करना या इन्फ्लेमेटरी जो तत्व हैं उनको कम करना। तो इन सारे तरह के जो दवाएं हैं या ये सारे लोग प्रोटोलिसिस या शरीर से पानी निकलने को